हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। आप लोग 10th पास किए हैं, क्लास 11th में आए हैं और जो लोग बायो लिए हैं उसके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। इसमें बहुत सारा उत्सुकता भी आपकी होगी और बहुत सारा एक तरह से मन में बातें चलती होगी कि हम क्या करें क्या नहीं, कौन सा बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे समझें। तो एक तरह से उसके लिए डरने की बात नहीं है और नहीं पजल होने की ज़रूरत है। हमारे साथ रहिए और हम आपको एक से एक सिंपल वे में तरीका बताएंगे, आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। और हर टेक्स्ट के जो कंटेंट है डिस्कस करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर से भी अवगत कराया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। और इसके साथ बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन जो मेडिकल में पूछे जाते हैं, नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, AIPMT के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को भी डील किया जाएगा। जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग असर्शन टाइप के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो सारा कुछ आपको बताया जाएगा, समझा जाएगा। शुरू में जैसे इंट्रोडक्टरी में एक तरह से क्लास में देखा जाए कि कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा तंग करता है। सबसे ज़्यादा आई थिंक आपको वर्ड से प्रॉब्लम होता है, प्रोनाउंसिएशन से प्रॉब्लम होता है, टर्म से प्रॉब्लम होता है, टर्मिनोलॉजी से प्रॉब्लम होता है। तो एक तरह से थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी को सीखें और बहुत सारा चीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो बहुत सारा लेकर के आपके लिए आ रहा है, बहुत सारा सलूशन आपको लेकर के आएगा। जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है सारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके इजी वे में लेकर के आएगा। इसलिए हमारे साथ रहिए, तो देखते रहिए, हर वीडियो को देखिए और उसमें समझने का कोशिश कीजिए। तो आज शुरू किया जाए कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी को जो आपको बायो में आता है शुरू में। तो एक तरह से शुरू हम लोग करें कि एक तरह से लामार्क ने बायोलॉजी टर्म दिए थे। किसने टर्म दिए थे? लामार्क। लामार्क आपका देखो, ये गेव द टर्म बायोलॉजी। ये शुरू का चीज़ है, ये टर्म बायोलॉजी दिए थे। और इसमें फादर ऑफ, आप लोग बहुत चीज़ जानते हैं लेकिन फिर से हम चाहते हैं कि आप रिकैप कर लीजिए। जैसे फादर ऑफ किसको कहते हैं? बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी आप लोग जानते होंगे, अरिस्टोटल को कहा जाता है। अरिस्टोटल, अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ जियोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जियोलॉजी, ये भी अरिस्टोटल को भी कहा जाता है। अरिस्टोटल को कहा जाता है। और फादर ऑफ बोटनी, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, अरस्तु को। ये चीज़ एक सिंपल चीज़ है और थोड़ा सा हम लोग टर्मिनोलॉजी से एक्वेंटेड हो जाएं। ऐसे ऐसे टर्म्स आते हैं जो कि आपको परेशान कर सकता है। अगर हम उसको समझ गए तो ये लिविंग वर्ल्ड जो होगा, ये पहला चैप्टर है, ये आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। लिविंग वर्ल्ड में हम लोग ये भी देखेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी प्लांट का डाइवर्सिटी क्या है, प्लांट स्पीसीज का क्या है, एनिमल स्पीसीज का क्या है, सारा कुछ वन बाय वन करके हम लोग देखते चलेंगे। और वीडियो में एक वीडियो में इस तरह का बातें आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो इसमें उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखें। जो हम लोग टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी ऑफ बायोलॉजी, टर्मिनोलॉजी ऑफ द बायोलॉजी, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्फोलॉजी हो गया। मार्फोलॉजी आता है, बार बार टर्म में आ जाता है कि आखिर है क्या भाई मार्फोलॉजी। तो बायो का ऐसे ब्रांच है जिसमें हम लोग एक्सटर्नल फीचर का देखते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का देखते हैं। जैसे प्लांट में देखते हैं कि आपका शेप कैसा होता है, प्लांट का लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, और उसके हाइट कैसा है, सरब है, ये हर्ब है कि ट्री है, क्या है, इस तरह का जो एक्सटर्नल स्टडी किया जाए। स्टडी आप कर सकते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर,
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग्स। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। उसी तरह से आपका एनाटॉमी आता है। देखो बायोलॉजी का जैसे दो ब्रांच हो गया, बायोलॉजी एक तरह से बायोस और लोगस, दो टर्म से बना है। बायो मीन्स लिविंग बींग्स, लोगस मीन्स स्टडी। इसमें ब्रांच में आ जाता है जियोलॉजी, जियोलॉजी आ जाता है, और दूसरा क्या आ जाता है, बोटनी। तो जियोलॉजी में क्या करता था कि एनिमल का स्टडी किया जाता है। स्टडी कंसर्न विद द एनिमल्स, ठीक। और बोटनी कंसर्न विद द क्या, प्लांट। जितना प्लांट स्पेसीज से है, प्लांट डिफरेंट स्पेसीज है, उसको स्टडी किया जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या कि एक तरह का मॉर्फोलॉजी हो गया। उसके बाद एक तरह से क्या कह सकते हैं, हिस्टोलॉजी हो गया। हिस्टोलॉजी हो गया। हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, टिश्यू का इंटरनल स्ट्रक्चर का हम लोग देखते हैं। हिस्टोलॉजी में स्टडी ऑफ क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यू, ये स्टडी ऑफ टिश्यू देखेंगे। उसके बाद में आपका आता है हिस्टोलॉजी के बाद एक तरह से एनाटॉमी बार बार आपको पढ़ना होगा। प्लांट एनाटॉमी पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है उसमें। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ये स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि फिजियोलॉजी, एक टर्म आता है फिजियोलॉजी। देखो फिजियोलॉजी में एक तरह से क्या होगा कि बॉडी का लाइफ प्रोसेस आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो ऑल द लाइफ प्रोसेस, फंक्शन ऑफ ऑल द लाइफ प्रोसेस, जितना भी लिविंग सिस्टम का बॉडी है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि लाइफ प्रोसेस में फंक्शंस ऑफ वाइटल ऑर्गन, स्टडी ऑफ a study of functions of different life process system। इसमें लाइफ प्रोसेस का जो फंक्शन है, कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, उसके बारे में फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं हम लोग। उसके बाद में जैसे आता है आपका कैसे न्यूरोलॉजी। जैसे देखो न्यूरोलॉजी हो गया। न्यूरोलॉजी में एक तरह से क्या देखा जाता है, ब्रेन का स्टडी, खासतौर से नर्वस सिस्टम का स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्व टिश्यू आप लोग पढ़े होंगे, उस नर्व टिश्यू से इसमें देखना है नर्वस टिश्यू। उसी तरह से आपका नेफ्रोलॉजी, जैसे नेफ्रोलॉजी आता है, नेफ्रोलॉजी, इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि नेफ्रोलॉजी में एक तरह से एक्सक्रीशन से कंसर्न का स्टडी ऑफ नेफ्रॉन्स, स्टडी ऑफ किडनी, यानी कह सकते हैं क्या कि स्टडी ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ पर होता है, एक तरह का किडनी में होता है। कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। ये आपका किडनी में होता है, ये किडनी में होता है। उसके बाद में हम लोग बहुत सारा ऐसे ब्रांच का देखते हैं। इसमें बहुत सारा ब्रांच कैसे देखते हैं कि उसमें बहुत सारा अननोन चीज़ होता है। जैसे साइटोलॉजी हो गया, साइटोलॉजी में सेल का स्ट्रक्चर का देखते हैं। स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, ऐसे एक तरह से समझते हैं। उसी तरह से इवोल्यूशन आ गया, टर्म आ गया इवोल्यूशन एक कह सकते हैं क्या, ग्रेजुअल जो कॉम्प्लेक्शन होता है,
ठीक है ना। ग्रेजुअल चेंजेज होता है सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म से। कैसे आपका डिफरेंट स्पेसीज बनता है, वन स्पेसीज से डिफरेंट स्पेसीज बनता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। अ स्टडी ऑफ ग्रेजुअल कन्वर्सन ऑफ क्या, व्हाट, कन्वर्सन ऑफ सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ, simpler form of life into complex form। ये complex form में कैसे आता है, कैसे चेंज करता है, हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे। उसके बाद में आपका हिपैटोलॉजी आता है। लीवर का, खास तौर से लीवर का स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। स्टडी ऑफ लीवर, ठीक। उसी तरह से आपका कार्डियोलॉजी आता है। कार्डियोलॉजी, ये टर्म आप समझेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, इसको पढ़ने में बहुत सिंपल हो जाएगा। इट बिकम सो इजी सो दैट यू कैन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर स्टडी। ओके, कार्डियोलॉजी में क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ हार्ट। जो लोग इसके डॉक्टर होते हैं, जो लोग इसके विशेषज्ञ होते हैं, उसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, थोड़ा सा देख लिया जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हाँ कुछ और देखा जाए, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स हो जाएगा, ठीक है ना। एंटोमोलॉजी जैसे स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये सब कंसर्न पार्ट है, इसलिए इसको थोड़ा सा दिमाग में, माइंड में रखना है ताकि हम किसी तरह का परेशानी में न पड़े। उसके बाद में एक तरह से आता है, एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड के अंदर एक आता है डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। नॉन लिविंग, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से हाउ टू डिफरेंशिएट लिविंग बीइंग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग से नॉन लिविंग को कैसे अलग कर सकते हैं, ये थोड़ा जटिल है। लाइफ क्या है, लाइफ को भी डिफाइन करना थोड़ा कठिन काम होता है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं क्या कि इट इज़ द कॉम्प्लेक्स यूनिक कॉम्प्लेक्स organization of biomolecules and cellular organization जिसमें कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि नॉन लिविंग से अलग हो जाते हैं, देखने में आता है। जैसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंडिविजुअलिटी। देखो इंडिविजुअलिटी एक आइडेंटिकल, कोई लिविंग बींग्स जो होता है एक अपने उसकी आइडेंटिटी होती है, उसको दो माने खंड में तोड़ा नहीं जा सकता। तो एक अपना लिविंग बींग्स का अपना एक आइडेंटिटी होती है और उसको उससे सिंपलर फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे वो एक सेल का बना हो चाहे 2 सेल का बना हो, ठीक है ना। दूसरा चीज होता है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज जो होता है हर लिविंग बींग्स का एक निश्चित होता है, ठीक है ना। उससे जैसे पीपल का पेड़ है, जैसे
फाइकस रिलीजियोसा, मैंगो का मैंगिफेरा इंडिका है, उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि दोनों का एक तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं उसके लीफ से, उसके टेक्सचर से, उसके प्लांट का शेप से, किस तरह का प्लांट का शेप है उसे अलग कर सकते हैं। वायरस का शेप ले लें, बैक्टीरिया का शेप ले लें, तो ये सब के शेप से भी हम लोग पहचान सकते हैं कि ये लिविंग बींग्स का होता है। और रॉक का ले लें, वुडन ब्लॉक का ले लें, तो ये सब डेड पार्ट्स का हम लोग देख सकते हैं क्या कि ये लिविंग बींग्स है, दूसरा नॉन लिविंग बींग्स है। उसके बाद में एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कि सेल का हो, सेल से हम लोग जानते हैं कि टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बन जाता है। तो एक लेवल होता है, हर का ऑर्गेनाइजेशन अपने से स्पेसिफिक होता है। जैसे सेल्स हो गया, सेल से टिश्यू बना लिया, सेल से टिश्यू बना लिया, टिश्यू से क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन से क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनाएगा, एक इंडिविजुअल आ जाता। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है लिविंग बींग्स के अंदर, जबकि नॉन लिविंग बींग्स के अंदर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद में जो लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या होता है। एक होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में ही होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को समझने के लिए क्या मेटाबॉलिज्म है, इसको मेटाबॉलिज्म समझ ले कि मेटाबॉलिज्म आता। मेटाबॉलिज्म क्या है, एक तरह का कह सकते हैं क्या कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। जितने तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी डाइजेशन में भी केमिकल रिएक्शन होता है, रेस्पिरेशन में भी होता है, सेल के अंदर जो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये एनर्जी रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि चाहे डाइजेशन हो, चाहे डाइजेशन में भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उसका भी जो सिंप्लीफिकेशन होता है, फैट का फैटी एसिड ग्लिसरॉल आता है, उसी तरह से आपका मान लिया कि आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में आता है, उसी तरह से प्रोटीन एमिनो एसिड में आता है। तो ये भी एक ब्रेकेज होता है एंजाइम के हेल्प से, ये भी एक केमिकल रिएक्शंस है। तो कह सकते हैं क्या कि ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring inside the body वो कॉल्ड मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है। एक तरह के आपका एनाबॉलिज्म होता है, ठीक, और दूसरा एनाबॉलिज्म क्या है भाई, तो ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एक तरह का कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, जैसे कि एसिमिलेशन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि आपका एसिमिलेशन हो गया, एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जैसे आपका डाइजेस्टेड फूड का हो गया, ठीक। उसी तरह से फोटोसिंथेसिस हो गया। ये केमिकल रिएक्शंस में लिविंग बींग्स में ही केवल होगा, इसलिए इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग बींग्स। दूसरा चीज हो जाता है कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। इसको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जहाँ की टूटता हो, जैसे ग्लूकोज आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, तो इसको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं। रेस्पिरेशन जो हो जाएगा ये आपका डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। बात को देखो समझना बहुत ज़रूरी होता है।
और ये चीज़ को नहीं समझेंगे तो फिर आगे परेशानी बहुत सारा हो जाएगी। तो ये लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ कि आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गया। दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं क्या कि आपका उसके बाद में रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन क्या है प्रोसेस, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिविंग बींग्स आपका अपने जैसा न्यू जनरेशन को खड़ा करता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोजेनी डॉटर सेल्स ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड्स called reproduction. Reproduction is also the unique properties of the living beings. तो हम लोग देखते हैं क्या कि रिप्रोडक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन कुछ अपवाद में ऐसे होते हैं जो कि जैसे कोई कपुल स्टेराइल हो गया, लिविंग बींग्स है लेकिन वो स्टेराइल हो गया, तो उस केस में आपका कह सकते हैं क्या कि एक्सेप्शन आ सकता है कि कभी कभी उसमें एक चीज़ होता है। रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद जैसे ग्रोथ आ गया, ग्रोथ परमानेंट इंटरनल ग्रोथ होता है। इसमें क्या होता है कि परमानेंट इंटरनल ग्रोथ होता है, इंटरनल ग्रोथ, जिससे इंटरनल सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करने के बाद एक दूसरे से क्या हो रहा है, ग्रोथ होता है, उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसका शेप बढ़ेगा, ब्रोडेन होगा, एक तरह से चाइल्डहुड से अडल्टहुड आएगा, जुबिनाइल जैसे फेज है, जुबिनाइल से फिर रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा। तो ये सब कैसे आता है, ये सब चेंजेस कैसे आता है, ये सब ग्रोथ के चलते होता है। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। जो ग्रोथ होता है नॉन लिविंग में, इन नॉन लिविंग ये जो ग्रोथ होता है इसमें एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, ये टेम्पोररी एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। तो इसलिए उसको कह सकते हैं ग्रोथ होगा। जैसे बरसात के दिन में लकड़ी जब पानी को ऑब्जर्व करता है तो एक्सपैंड करता है, लेकिन जैसे ही ड्राई होता है फिर अपना सीधा हो जाता है, फिर सिकुड़ जाता है। तो यानी कहने का मतलब कि ग्रोथ होता है लेकिन इनमें इंटरनल होता है, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें आता है एक तरह से क्या चीज़ हम लोग देखते हैं क्या, ग्रोथ के बाद आपका लाइफ साइकिल आता है। लाइफ साइकिल होता है। जब जन्म हुआ तो आपका चाइल्डहुड आएगा, चाइल्डहुड के बाद अडल्टहुड आएगा, अडल्टहुड के बाद आपका क्या हो सकता है कि सेनेसेंस आएगा। यानी एक तरह से क्या होगा कि बचपन में प्लांट से आएगा, प्लांटलेट तैयार होगा, उसके बाद आपका कह सकते हैं कि जुवेनाइल फेज आएगा, और जुवेनाइल फेज से आपका क्या हो जाएगा कि रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज से सेनेसेंस फेज आएगा, जिसको कि एजिंग फेज भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट जो फेज आता है, एक तरह से जन्म होगा तो उसका मृत्यु भी होगा। तो सभी लिविंग बींग्स के पास, एवरी लिविंग बींग क्या होता है कि हैज क्या, लाइफ स्पान, लाइफ साइकिल। किसी के पास लाइफ साइकिल होता है, एक जैसा नहीं होता है, स्टेज बाय स्टेज क्या होता है कि चेंज करते रहता है आदमी, उसको एक तरह से फिक्स नहीं रहता, ठीक है ना। उसके बाद एनर्जी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। एनर्जी तो लेगा ही, बाहर से ले, सनलाइट से ले, प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और हेटरोट्रॉप्स है, ह्यूमन बींग्स है, तो उसमें आपका क्या करेगा कि एक तरह से प्लांट से लेगा, डिपेंडेंट है चूँकि, तो दूसरे सोर्स से आपका लेगा। एनर्जी तो चाहिए, ब्रेन सेल्स को चाहिए, किडनी को चाहिए, आपका आइज़ को चाहिए। एवरी ऑर्गन्स, एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिक्वायर एनर्जी। तो लिविंग बींग्स के पास एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि नॉन लिविंग बींग्स के पास कोई एक तरह से एनर्जी तो मशीन है तो लेगा, लेकिन इसमें लाइफ प्रोसेस ऑटोमेटिक चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है, इरिटेबिलिटी। यानी सेंसेशन,
यानी सेंसेशन, सेंसेशन कह सकते हैं इसको, सेंसेशन कह सकते हैं। ये बेटे एक अपने आप को कॉन्शसनेस, एक अपने आप को अवेयरनेस, सराउंडिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाहर में चिड़िया की आवाज़ आ रही है, उधर से कोई हारमोनियम की आवाज़ आ रही है, उधर से कोई जानवर चिल्ला रहा है, सब कुछ आपको अंदर कोई एक अवेयर रहते हैं अपने आप को। आवाज़, आपका सेंस ऑर्गन एक्टिव रहता है, सेंस ऑर्गन से, हर सेंस ऑर्गन से परसीव करते हैं और उसके अनुसार एनालिसिस करते हैं सिचुएशन को। तो यानी कहने का मतलब होता है कि कहीं किसी को कांटा गड़ जाता है, तुरंत लगता है कि अरे कांटा पैर के उंगली में गड़ गया, तो इसका सेंस होता है। और इस तरह के हम लोग बता सकते हैं क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट जो आता है डेथ आता है। कौन सा आता है? डेथ। तो डेथ में आपका कह सकते हैं क्या कि कोई भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। एक लिविंग बींग्स में ही हो सकता है कि न कि नॉन लिविंग बींग्स में हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए कि बहुत सारा आपके लिए क्वेश्चन आंसर, बहुत सारा आपका एक तरह से टर्म, बहुत सारा कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हम लोग एक तरह से थैंक यू, बाय।